भारतीय अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता जयराम जी तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रही थी। वह AIADMK पार्टी की महासचिव भी थी। उनके समर्थक उन्हें अम्मा, जिसका अर्थ माँ, और पुराची थलावी, जिसका अर्थ क्रांतिकारी नेता था, वह कहकर बुलाते थे। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने फिल्मी दुनिया से राजनीतिक सफर तय किया। कोमल वल्ली, जिन्हें हम जयललिता के नाम से भी जानते हैं, का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में वेदावल्ली और जयराम के घर हुआ था। उनका परिवार का संबंध मैसूर के राजसी खानदान से रहा है। उनके दादाजी मैसूर दरबार में शाही चिकित्सक थे और उन्होंने अपने परिवारजनों के नाम के प्रारंभ में जय शब्द लगाना प्रचलित किया ताकि लोगों को यह ज्ञात हो कि उनका सामाजिक संबंध मैसूर के राजा से है। जयललिता जी जब मात्र 2 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वह अपनी माता और नाना नानी के साथ रहने बेंगलोर आ गई। बेंगलोर में जयललिता ने कुछ साल तक बिशॉप कॉटन गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की और फिर उनकी माताजी फिल्मों में नसीब आजमाने के लिए चेन्नई चली गई। चेन्नई आने के बाद उन्होंने चर्च पार्क प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट और स्टेला मारियस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही जयललिता पढ़ने में बहुत तेज थी और वह कानून की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। फिल्मी जीवन। जयललिता जी जब स्कूल में ही पढ़ रही थी तब परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। स्कूल के दौरान ही उन्होंने 1961 में एप्सिला नामक एक इंग्लिश फिल्म में काम किया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में वह कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाने लगी। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चिनार गोम्बा है, जो 1964 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। वह पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिकाएं निभाई थी। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वेनिराधई से अपने करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र सहित कई अभिनेताओं के साथ काम किया, किंतु उनकी ज़्यादातर फिल्में शिवाजी और MG रामचंद्रन के साथ ही आई। राजनीतिक जीवन। अम्मा ने 1982 में AIADMK की सदस्यता ग्रहण करते हुए MG रामचंद्रन के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1983 में उन्हें पार्टी का प्रोपेगेंडा सचिव नियुक्त किया गया। बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड को देखते हुए पार्टी प्रमुख रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा में भिजवाया और राज्य विधानसभा के उपचुनाव में जितवाकर उन्हें विधानसभा की सदस्य बनवाया। 1984 से लेकर 1989 तक वह तमिलनाडु से राज्यसभा की सदस्य रही। बाद में पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके और रामचंद्रन के बीच दरार पैदा कर दी। 1984 में जब रामचंद्रन जी को ब्रेन स्ट्रोक आया तब जया ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालनी चाहिए, लेकिन तब रामचंद्रन ने उन्हें पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया। वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन हो गया और इसके बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक पार्टी के नेता MGR की बीवी जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी जयललिता, लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन जी का विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वर्ष 1989 में उनकी पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीती और वह तमिलनाडु की पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। 25 मार्च 1989 को जैसे कि पार्टी और विधानसभा में मौजूद सदस्यों के एक वर्ग ने बताया कि DMK पार्टी के सदस्यों और विपक्ष के बीच सदन के भीतर भारी हिंसा के बीच जयललिता जी पर DMK के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि के कहने पर जयललिता जी फटी हुई साड़ी में मीडिया के सामने आई और खुद के साथ हुई वारदात की तुलना महाभारत काल की द्रौपदी के चीरहरण से की। साथ ही जयललिता जी ने यह कसम खाई कि वह विधानसभा में तब तक
कदम नहीं रखेगी जब तक वह मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। वह 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1992 में उनकी सरकार ने बालिकाओं की रक्षा के लिए कैडरल बेबी स्कीम शुरू की ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। इसी वर्ष राज्य में ऐसे पुलिस थाने खोले गए जहां केवल महिलाओं ही तैनाती होती है। 1996 में उनकी पार्टी चुनाव में हार गई और वह खुद भी चुनाव हार गई। इस हार के बाद सरकार विरोधी जन भवन और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने गोद लिए पुत्र VAN सुधाकरण की शादी पर पानी की तरह पैसे बहाए। यह विषय भी इस मामले का एक हिस्सा रहा। 2011 में जब 11 दलों के गठबंधन ने 14वें राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 16 मई 2011 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मृत्यु तक अर्थात 5 दिसंबर 2016 तक मुख्यमंत्री रही। वह अपने राजनीति की शुरुआती दौर में थोड़े विवादों में रही, लेकिन फिर उन्होंने अपने चाहकों का एक बड़ा समुदाय बना लिया।